नमस्कार, मैं हूं फ़खरे आलम फारूक की आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। अभी आज जो है बेनीपुर में असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ है उनका प्रोग्राम था, जनसभा था। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और काफ़ी लोग जुटे हुए थे जनसभा में। अभी हमारे पीछे जो देखेंगे उनका हेलीकॉप्टर जो उड़ने को तैयार है। जनाब राजीव कुमार साहब जो बेनीपुर के RLSP के प्रत्याशी हैं, जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन जो बहादुरपुर के BSP के कैंडिडेट हैं, मोहतरम जनाब नसर नवाब जो अलीनगर के प्रत्याशी हैं। जेपी के लोग जो है इनके दिलो दिमाग में अगर कोई ओवैसी दिखता है तो पाकिस्तान इनको नजर आता है। हम BJP RSS के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि अपनी सोच को तब्दील नहीं कर सकते तो मत करिए, मगर आप एक बात याद रखिए कि आपकी इस बकवास से कोई भारत का मुसलमान या दलित या जो बाशऊर लोग हैं वो मुतासर होने वाले नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि जो बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक हम तमाम से है वो है NRC NPR का मसला। आप तमाम ने मिलकर NPR NRC के खिलाफ एहतजाज किया था ना, आपने सबने किया था ना। जब हम रोड पर निकलकर कड़ाके की सर्दी में एहतजाज कर रहे थे तो क्या आपके साथ कोई RJD, कांग्रेस, JDU का नेता साथ में खड़ा था आपके? अब आप बताइए कि ये NPR NRC CAA का जब कानून भारत की लोकसभा में पेश हुआ तो उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, उसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे, मगर आखिर आपने देखा कि हम वाहिद वो रुकने पार्लियामान थे, मैं और इम्तियाज जलील, जिन्होंने उस कानून को काला कानून कहकर पार्लियामेंट की फ्लोर पर हमने उस कानून को फाड़ दिया, ये कहकर कि मजहब के नाम पर कानून बनाया जा रहा है। आज जो हमको फिरका परस्त कहते हैं, जो हमको वोट कटवा कहते हैं, जो हमको किसी का B टीम बनाकर कहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए आपका NPR NRC पर आपकी राय क्या है? RJD कांग्रेस का NPR NRC के ऊपर राय क्या है? हमारी राय यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यकीनन बिहार में सेंसस होगा, मगर NPR NRC नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप पूछिए RJD कांग्रेस के लोगों से कि भैया बता दो हमको। उनको बोलना कि एक शेरवानी पहनकर सर पर टोपी पहना हुआ, एक दाढ़ी जिसके चेहरे पर थी, एक दीवाना आकर ये बात करके गया और आपसे सवाल कर रहा है, बताओ तुम हमारा वोट हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारी पॉलिसी क्या है? लोग पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना रियासत से जहां से हम आते हैं वहां पर हमने क्या किया। वहां पर हमने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR चंद्रशेखर राव साहब से बात करके तेलंगाना की विधानसभा में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन ये कहता है कि तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार NPR NRC नहीं करेगी, सेंसस करेगी। ये ताकत होती है। और लोग हमको बोलते हैं अरे ओवैसी तुम क्या सत्ता में आओगे? मेरे भाई एक बात याद रखो, जिनको आपने 15 साल सत्ता दी RJD को और जिनको आपने 15 साल JDU को सत्ता दी, ये सिर्फ अपने घर को चमकाए और गरीबों के घर को अंधेरा करके चले गए। सत्ता इनको मिली, ताकत उनको मिली, सब चीज उनको मिला, मगर बताओ आपको क्या मिला? आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपसे अर्ज करने आ रहा हूं कि जब तक आप अपने वोटों से अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। वरना सिर्फ आपको डरा डरा कर वोट हासिल किया जाएगा कि देखो वो आ रहा है, वो आपकी जान को खतरा है, आपकी इबादतगाह को खतरा है, आपकी तहजीब को खतरा है, आपके तमद्दुन को खतरा है। आप कब तक डर डर कर वोट देंगे? मैं आपको एक उम्मीद दिला रहा हूं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बेखौफ होकर वोट दीजिए। आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। ये डर कर, किसी से डर कर, किसी से मरूब होकर, किसी के फिक्र करे बगैर आप आजादना तौर पर
जहनी गुलामी से आजाद होकर जहनी उलझनों से आप अपने आप को दूर रखिए और अपनी दिल की बात को सुनकर वोट दीजिए। दिमाग से सवाल करेंगे तो दिमाग हमेशा कहेगा कि खतरा है, दिमाग हमेशा कहेगा कि मत मुकाबला कर। दिल से बात करेंगे, दिल से पूछेंगे तो दिल कहेगा कि जब इश्क किसी से किया है तो इश्क में सब कुछ कुर्बान करना है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बगैर डरे किसी का खौफ मत करिए। बीजेपी है, बीजेपी के पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ एक लोकसभा की सीट पर कांग्रेस जीती। यहां से कीर्ति आजाद को सीट नहीं दी है, उसको वहां झारखंड भगा दिए। हाँ, यहां से बीजेपी जीत गई। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? ये बताइए, आपने दिया था? फिर कैसे बीजेपी जीती? तो कहां गया कांग्रेस का वोट? कांग्रेस का वोट मोदी को चला गया ना, तभी तो जीती बीजेपी। आरजेडी का भी कोई एमपी नहीं है बिहार में, तो आरजेडी का रिवायती वोट कहां गया? किधर गया वोट? आरजेडी बोलती माई 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 माई, इतना एम वाई बोला, अब इसमें से वाई कहां गया? और हम ही रह गए। क्या हम सेकुलरिज्म के क्या गुलाम है कि झंडा हम जिंदगी भर लेके जाएंगे सेकुलरिज्म का? हर बार नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। अरे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम उठाओ उसको। अब मैं उठा कर जमीन के अंदर धर चुका हूं। हमारे स्कूल में बच्चे नहीं है और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर 15 साल आरजेडी को, 15 साल नीतीश को मिले तो बताओ तुमने मुस्लिम अकलियत के लिए क्या किया? भारत के संविधान में, भारत के आईन में आर्टिकल दफा 30 है जो तालीम के लिए है। आप बताओ आपने क्या किया? भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी है कि सब मसावी हैं। यहां पर कहां मसावत की बात हो रही है? यहां पर कहा जा रहा है कि हमको एमएलए बनाओ और तुम हमारी गुलामी करते रहना, हम तुम्हारी जान बचाएंगे। ये नहीं हो सकता। मैं इस मिजाज को तोड़ने के लिए आया हूं, मैं इस सोच को तब्दील करने के लिए आया हूं। अब तब्दीली ये होगी इंशाअल्लाह कि आप भी एक कुर्सी पर बैठेंगे और दूसरा भी एक कुर्सी पर बैठेगा। हम ये कब तक सिर्फ आप वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले भी बनो। आप सिर्फ वोट डालना जानते, वोट लेना नहीं जानते। आपको सिर्फ ये बोलते कि वोट डालो डालो, हमको डालो, हम तुम्हारे माई बाप हैं, हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारे ऐसा करेंगे, हम रमजान में एक मरतबा इफ्तार की दावत करेंगे, 16 घंटे मैं भूखा रहता हूं अल्लाह के लिए, मेरे मुंह में खजूर दूसरते हैं और बोलते सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ये नहीं है। सेकुलरिज्म ये है कि अगर तुमको ताकत मिली तो मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ना चाहिए। सेकुलरिज्म और मसावात के माने ही है कि अगर तुम्हारे पास आमदनी में इजाफा हो रहा है तो गरीब को भी कुछ मिले। ये होना चाहिए। हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने आरएलएसपी के तमाम जो पार्टियां फ्रंट में हैं, अलायंस में हैं, इनके हक में अपना वोट दीजिए। और मैं हमारे रुकनुद्दीन शमसी जो हमारे मजलिस के सदर हैं, हमारे रुफ़क़ा हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि काम करते रहिए, हिम्मत को और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला जरूर हमको कामयाबी मिलेगी।